हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में टॉमस ग्रे की वेल नोन पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये पोएम को जो है पोएट ने 1750 में कंप्लीट किया था और ये 1751 में पब्लिश हुई थी। और इस पोएम को पोएट ने अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट की याद में लिखा, जिसकी डेथ 1742 को हुई थी, यानी उसकी डेथ से इंस्पायर होकर लिखा था। और जैसा कि टाइटल है इस पोएम का, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड में जो चर्च की कब्रिस्तान होती है, एलिजी में हम जानते हैं, एलिजी कंट्री में गांव की। तो यहाँ पर पोएट एक गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, शाम का टाइम है, तो वहां पर बैठ के वो एलिजी को लिखता है। और ये पोएट सोचता है कि ये जो यहाँ पे कब्रें हैं, ये पूरे गरीब लोगों की कब्रें हैं, यहाँ पे कोई नहीं लगता कि किसी अमीर की कब्र है। तो ये सोचता है कि यहाँ पे जो लोग रहे होंगे गांव के, तो वो भी उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट रहा होगा, मगर उन्हें यह मौका नहीं मिल सका कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें। तो इस पोएम में टोटल 32 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है। इसका मतलब कि टोटल 128 लाइन्स है। मगर मेरी कोशिश होगी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर जो है वर्ड इसमें समझ में आ जाएगा इस पोएम का। तो इसमें पहला स्टैंजा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन्स चर्च की घंटी, टॉस मीन्स बजती है, नेल उसकी घंटी का बजना, पार्टिंग डे मीन्स दिन का ढलना। यानी जो चर्च की जो घंटी बजती है, तो उसकी घंटी के बजने से ये मालूम होता है कि दिन ढलने लगा है, शाम हो गई है। लोविंग हर्ड्स, रंभाते हुए जानवर। जब जानवर खेत से जब गांव में घर पे जाते हैं तो उनको जो आवाज करते हैं तो उनको लोविंग बोलते हैं। लोविंग हर्ड्स, विंड चल रहे हैं, जा रहे हैं, स्लोली में धीरे धीरे, ओवर द ली में चरागाह, चरागाह से धीरे धीरे जानवर भी जा रहे हैं रंभाते हुए। द प्लो मैन फार्मर होमवर्क, घर की तरफ, प्लॉट्स, अब जो है भारी कदमों से, हिज वेरी वे, वो भी थका हुआ जा रहा है, यानी फार्मर भी अपने भारी कदमों से थका हुआ घर की तरफ जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, वर्ल्ड को डार्कनेस के लिए और मेरे लिए छोड़ जाता है। तो इसमें पोएट कह रहा है कि चर्च की घंटियां बज रही हैं और घंटियों का यह बजना दिन के ढलने को इंडिकेट करता है। और जानवरों का समूह, जानवरों का ग्रुप भी रंभाते हुए धीरे धीरे चरागाह पे चल रहा है, यानी घर की तरफ जा रहा है। और जो किसान है वो भी घर की तरफ अपने भारी कदमों से थका हुआ जा रहा है और इस वर्ल्ड को और मुझे डार्कनेस में, अंधेरे में छोड़ देता है। सेकंड स्टैंजा, नाउ फेड्स, अब मुरझाता है, धुंधला होता है। ग्लिमरिंग लैंडस्केप, झिलमिलाता हुआ नज़ारा, ऑन द साइड, जो नज़र के सामने है। एंड ऑल द एयर सॉलन स्टिलनेस होल्ड, और पूरे माहौल में, पूरे एटमॉस्फेयर में एक शांति है, खामोशी है। सेव, सिर्फ जो है, वेयर, एक जगह, बीटल में भौरा, व्हील्स में जो है, जो भी उड़ता है, चलता है, आवाज करता है, ड्रोनिंग में भनभनाता है, फ्लाइट में अपनी उड़ान पर। तो सिर्फ इसके अलावा जो एक भौरा जो उड़ता हुआ भनभनाता है उसकी आवाज आ रही है। और उसके अलावा ड्राउजी टिंकलिंग स्लल, जो घंटियां, दूर घंटियां बज रही हैं, द डिस्टेंट फोल्ड्स, फोल्ड्स में यानी बाड़े में जहाँ पे जानवर बधे हुए हैं। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि अब जो नज़ारा पहले झिलमिला रहा था सूरज की रोशनी की वजह से, अब वो भी धुंधला होता जा रहा है और पूरे हवा में, यानी पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में एक शांति सी छाई हुई है। सिर्फ क्या है, एक भंवरा है जो भनभनाता, जो उड़ रहा है और भनभना रहा है, उसकी आवाज सुनाई देती है। और दूर बाड़े में जानवरों के गले की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं, सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल्ड टावर। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि और उसके अलावा क्या है, सेव मिस उसके अलावा, और उसके अलावा क्या है, योंडर मिस वहां पर इशारा करते हुए बोलता है कि वहां पर आईवी मिस, आईवी एक लता होती है, मेंटल्ड मिस ढका हुआ, टावर यानी आईवी की लता से ढका हुआ टावर जो चर्च का है,
वहां पर एक मोपिंग आउल, द मोपिंग आउल एक उदास उल्लू, डज टू द मून कंप्लेन, वो मून से चांद से शिकायत करता है, ऑफ सच वो क्या शिकायत करता है, एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बाउल, वॉन्डरिंग में जो है एक घूम रहा है कोई नियर पास में हर सीक्रेट बाउल, बाउल में जो उसका घोंसला होता है वहां पर, यानी कोई एक अजनबी आदमी उसके घोंसले के पास घूम रहा है, मोलिस्ट जो उसको हरास कर रहा है यानी डिस्टर्ब कर रहा है, हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, एंशियंट मीन्स पुराने, सॉलिटरी मीन्स जो है तन्हा अकेला, रेन मीन्स राज्य यानी जो उसका राज्य है उल्लू का, जो उसके जगह है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि घंटी जानवरों के घंटियों के बजने के अलावा या भौरे की भ्रमणाहट के अलावा एक और आवाज आती है, वो आवाज कहाँ, वहां आईवी लता से ढके हुए टावर पर एक उदास उल्लू चांद से कंप्लेन कर रहा है, और ये कंप्लेन कर रहा है कि उसके सीक्रेट बावर के पास यानी उसके घोंसले के पास कोई अनजान आदमी जो है घूम रहा है और उसकी शांति को भंग कर रहा है। चौथा स्टैंजा देखते हैं। बीनीथ मिस नीचे, दोज रग्ड एंड्स, रग्ड मिस खुरदरे, एम एल एक जंगली पेड़ होता है यानी उस जंगली पेड़ों के, उस खुरदरे जंगली पेड़ के नीचे, दैट यू, यू एक सदाबहार पेड़ होता है, ट्रीज शेड उस यू ट्रीज के जो है साए में, वेयर जहां पर लीव्स, जहां पर ह्यूज, ह्यूज में उठे हुए हैं उभरे हुए हैं, द टर्फ, टर्फ में जो है घास उगी हुई मिट्टी, इन मैनी माउल्डरिंग, माउल्डरिंग में बर्बाद होती हुई, हीप में ढेर यानी वहां पर जो घास लगी हुई मिट्टी उभरी हुई है जो किस रूप में, एक ढेर यानी बर्बाद होते हुए ढेर के रूप में वहां पर घास उगी हुई मिट्टी उठी हुई है, तो उसकी तरफ पोएट इशारा करके बोलता है। तो वहां पर क्या है, ईच इन हिज नैरो सेल, हर कोई अपने तंग कोठरी में, फॉर एवर लेड हमेशा के लिए वहां पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, द रूड फोर फादर्स, और वहां पे कौन है, रूड मिस जो है असभ्य होता है मगर यहाँ पे भोले भाले, तो रूड फोर फादर्स जो पूरे जो भोले भाले पूर्वज थे ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट मिस छोटा गांव, स्लीप मिस सोते हैं यानी उस छोटे गांव के भोले भाले जो पूर्वज थे उन अपनी तंग कोठरी में सो रहे हैं। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि बीनीथ दो रग्ड एंड, उन खुरदरे, और कुछ इशारा करते हुए बोल रहा है कब्रों की तरफ कि उन खुरदरे एल्म के पेड़ों के नीचे और उस यू ट्री के साया में जो ये बर्बाद होते हुए जो ढेर दिख रहे हैं वो क्या है, वो कब्रें हैं, ह्यूज द टर्फ यानी जो कब्रें उठी हुई हैं जिसपे घास जमी हुई है जो एक बर्बाद होते हुए ढेर की तरह है, वो क्या है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर स्लीप, उसमें यहाँ वो तंग कोठरियां हैं, कब्रें हैं जिसमें वो हमेशा के लिए सोए हुए हैं, और वो लोग कौन हैं, वो इस गांव के फोर फादर्स हैं यानी पूर्वज है, यानी इस गांव के फोर फादर्स उस अपनी तंग कोठरियों में अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। चौथा स्टैंजा, पांचवा स्टैंजा देखते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, ब्रीजी में, ब्रीज में सुबह की हवा, कॉल में पुकारना यानी जो सुबह हवा चलने से जो एक आवाज आती है, इंसेंस खुशबूदार, ब्रीथ में चलना, मॉर्न में सुबह की यानी सुबह में चलने वाली हवा की खुशबू यानी उसकी या हवा की आवाज, द स्वेलो, स्वेलो मिस अबाबील, टोइटरी मिस चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट, स्ट्रा मिस घास फूस से बने हुए, शेड मिस घोंसले, और घास फूस से बने हुए अबाबीलों का चहचहाना, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक्स मुर्गे की, श्रिल तेज, क्लैरियन मिस बाग, और इकोइंग हॉर्न और गूंजते हुए हॉर्न, नो मोर शैल राउज कभी नहीं उठा सकेंगे, देम उनको, फॉर देयर लोवली बेड जो इनका ये नीचे बेड है यानी जो कब्र है वहां से उनको कभी नहीं उठा सकेंगे। तो पोएट यहाँ पर बोलता है कि सुबह में चलने वाली हवाओं की खुशबू या आवाज और घास फूस के घोंसले से, घोंसले पे बनी हुई अबाबीलों की चहचहाट और मुर्गे की बांग और गूंजते हुए हॉर्न, ये लोगों को जो यहाँ पर अपने बेड में सोए हैं यानी अपनी कब्रों में सोए हैं इनको कभी भी नहीं उठा सकते हैं, कभी भी नहीं उठा सकेंगे। सिक्स्थ स्टैंजा देखते हैं।
फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। फॉर देम उनके लिए, जो लोग जिन लोगों की डेथ हो गई, जो लोग यहाँ पर हैं, नो मोर अब नहीं, ब्लेजिंग हर्थ ऐसे है जिनको जो है यूज किया जाता था घर में, हर्थ मीन्स चूल्हा, शैल बर्न में जलेगा, यानी अब इनके लिए चूल्हा कभी नहीं जलेगा। और बिजी हाउस वाइफ्स, जो घर की औरतें हैं, लेडीज हैं, पहले ही बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं, प्लाई और ज्यादा बिजी नहीं होंगी। हर इवनिंग केयर, शाम में जब ये लोग घर पे आएंगे, इनको केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए और ज्यादा बिजी नहीं होंगी। और नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्ट देयर सायर्स रिटर्न। नो चिल्ड्रेन रन, लिस्ट में मिस तुतलाना, यानी बच्चे तुतलाते हुए नहीं दौड़ेंगे। देयर सायर मिस जो फादर, रिटर्न मिस वापसी, उनके फादर जब शाम में आते हैं तो अब ये लोग चूंकि नहीं रहे तो अब इनके बच्चे भी तुतलाते हुए अपने फादर के आने पर उनकी तरफ नहीं दौड़ेंगे। और क्लाइंब हिज नीज, और ना ही उसके घुटनों पर चढ़ेंगे। द इनवेड किस टू शेयर, इनवेड किस टू शेयर में से ये उनके दिल में रहेगा कि जलन होगी कि पहले पापा को किस मैं करूंगा, तो इस किस को शेयर करने के लिए अब उसके घुटनों पे नहीं चढ़ेंगे। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि फॉर देम नो, अब उनके लिए जो है कोई भी चूल्हा घर में नहीं जलेगा क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे। और हाउस वाइफ भी शाम में उनके लिए ज्यादा बिजी नहीं होंगी। और अब उनके आने पर बच्चे भी तुतलाते हुए उनके पास नहीं दौड़ेंगे क्योंकि वो अब आ ही नहीं सकते हैं, उनकी डेथ हो गई है। और वो बच्चे अब उनके घुटनों पे नहीं चढ़ेंगे, और इसलिए कि उनके अंदर ये होगा, उनके दिल में एक ये होगा कि पापा की पहली किस जो है कौन करेगा। तो इस जलन के साथ वो अब उनके घुटनों पर भी नहीं चढ़ेंगे क्योंकि अब वो लोग रहे ही नहीं। 7th स्टैंजा देखते हैं। आफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकिल ईल्ड। आफ्ट में अक्सर, हार्वेस्ट में फसल काटना, टू देयर सिकिल, सिकिल एक हंसिया होती है जिससे फसल को काटते हैं। ईल्ड में झुका देना, यानी अक्सर वो अपने हंसिया से फसल को काटा करते थे। देयर फरो Aft the stubborn glebe has broken. Therefore means हल, aft means अक्सर, stubborn means बहुत सख्त मजबूत, glebe means मिट्टी, broke means तोड़ देना। तो अक्सर जो है अपने हल से बहुत ही सख्त मिट्टी को तोड़ दिया करते थे। How jocund, और कितने खुश होकर, did they drive their team afield, और कितने खुश होकर अपने फील्ड में, खेतों में जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। How bowed the woods beneath their sturdy stroke. How bowed में काट दिया करते थे, woods में लकड़ियों को, मोटी मोटी लकड़ियों को, beneath the sturdy में मजबूत, stroke में जो है अटैक से, प्रहार से, यानी जो है अपने मजबूत प्रहार से किस तरह से मोटी मोटी लकड़ियों को काट दिया करते थे। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि अक्सर वो हंसिए से अपनी फसल को काटा करते थे और अपने खेतों की बहुत ही मजबूत मिट्टी को अपने हल से तोड़ दिया करते थे। और वो बहुत खुश होकर अपने खेतों में अपने फ्रेंड के साथ, अपने साथियों के साथ जाया करते थे और मोटे मोटे लकड़ियों को अपने जो मजबूत प्रहार से एक बार में काट दिया करते थे। 8th स्टैंजा देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन मीन्स एम्बिशियस लोग, महत्वाकांक्षी लोग, मॉक मीन्स जो मजाक उड़ाना, दे यूजफुल, टॉयल मीन्स उनके हार्ड वर्क का, उनकी मेहनत का। तो एम्बिशियस लोगों को उनके हार्ड वर्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, ना ही उनके छोटे मोटे, होमली मीन्स घरेलू, यानी छोटे मोटे जो उनके आनंद थे, जो खुशियां थी, उसका मजाक उड़ाना चाहिए। देयर डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और जो उनकी धुंधली किस्मत थी उसका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धुंधली ऑब्सक्योर, डेस्टिनी में किस्मत, इसलिए धुंधली किस्मत थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी और शहर नहीं जा सके और वो लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर सके, इसलिए डेस्टिनी ऑब्सक्योर उनकी धुंधली किस्मत का। नाउ ग्रैंडियर, ना ही बहुत पैसे वाले, शान शौकत वाले, हियर सुनना चाहिए, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। डिस्डेनफुल में हिकारत के साथ, स्माइल में मुस्कुराना, यानी एक हिकारत भरी मुस्कुराहट के साथ बहुत ही शान शौकत वाले लोगों को नहीं सुनना चाहिए। और क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल, उनकी छोटी और सीधी सादी एनल्स में कहानियों को, उनके किस्से को, उनकी बातों को, अब तक पुअर, इन गरीब लोगों के। तो यहाँ पर पोएट बोलता है
कि एम्बिशस लोगों को उनके यूजफुल टॉयल, उनके हार्ड वर्क का जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनके छोटे मोटी खुशियों का मजाक उड़ाना चाहिए, और ना ही उनकी जो है धुंधली किस्मत का मजाक उड़ाना चाहिए। और जो शान शौकत वाले लोग हैं उनको इन गरीब लोगों के जो है छोटी सीधी सादी कहानियों को, उनकी बातों को सुनकर एक हकारत के साथ मुस्कुराना नहीं चाहिए। 9th स्टैंजा, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। द बोस्ट मीन्स डींग मारना, हेराल्ड्री मीन्स जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प मीन्स दिखावा, शो, पावर का दिखावा करने वाले। ऑल दैट ब्यूटी, ये सारी ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और ये सारी धन दौलत अवेट्स वेट करते हैं, अलाइक सेम तरीके से, इनएविटेबल आवर, कभी ना टलने वाले समय का, कभी ना टलने वाले वक्त का, यानी डेथ का। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, और ये बहुत शान शौकत वालों का रास्ता भी लीड जाता है टू द ग्रेव, कब्र को जाता है, यानी सबको एक दिन कब्र में जाना है। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो बड़े घरों में पैदा होने वाले लोग हैं, यानी जो बहुत शान शौकत वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा जो है अपने शान शौकत का, अपने जो है बड़ेपन का बोस्ट नहीं मारना चाहिए, डींग नहीं मारना चाहिए, ना ही अपने ताकत का, अपने पावर का दिखावा करना चाहिए। ये सारी ब्यूटी और ये सारी धन दौलत, वेल्थ, सब जो है एक अटल समय का, एक ना टलने वाले समय का, यानी डेथ का सारी समान तौर पे वेट करते हैं। एंड द पाथ ऑफ ग्लोरी, और ये जो पूरे शान शौकत वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये सारा जो है सबके रास्ते एंड में कहाँ, कब्र को ही जाते हैं, यानी सबको एक दिन कब्र में ही मिलना है। 10th स्टैंजा, नॉट यू ई प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो प्राउड करने वाले लोग हैं उनको इम्प्यूट मीन्स इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, टू दीज द फॉल्ट, उनकी कमियों को, अगर उन्होंने कहीं गलती की है तो उसको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अब वो गलतियां क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। इफ मेमोरी ओवर देयर टोम नॉट नो ट्रॉफीज रेज, अगर उनकी कब्र पर कोई ट्रॉफी नहीं है, यानी उनकी कब्र पर कोई अच्छी यादगार नहीं बनी है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आइल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आइल, आइल मीन्स गलियारा, वहां पे उनकी कब्र के पास यानी चर्चयार्ड में अगर लंबे गलियारे नहीं है, या फिर फ्लेटेड मीन्स पर्दे लगे हुए, वॉल्ट मीन्स मेहराब, और अगर पर्दे लगे हुए मेहराब नहीं है, द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, और अगर उनकी प्रेज में, उनकी अप्रिसिएशन में, उनकी तारीफ में अगर एंथम नहीं गाए गए हैं, गीत नहीं गाए गए हैं, पीलिंग में तेज आवाज, यानी अगर उनकी एंथम में गीत, अगर उनकी अप्रिसिएशन में, उनकी तारीफ में अगर गीत नहीं गाए गए हैं, तो प्राउड करने वाले लोगों को उस पर, उनको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि अगर उनकी कब्रों पर ट्रॉफी नहीं लगाई गई है, यानी कोई बहुत बड़ी यादगार नहीं लगाई गई है, या फिर उस चर्चयार्ड में अगर कोई गलियारा नहीं है, या फिर पर्दे लगे हुए मेहराब नहीं है, या फिर उनकी तारीफ में अगर कोई एंथम यानी कोई गीत नहीं गाए गए हैं, तो उनकी इन सब फॉल्ट के लिए, इन सब कमियों के लिए घमंडी लोगों को उनको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। 11th स्टैंजा देखते हैं। कैन स्टोरीड अर्न, स्टोरीड मीन्स हिस्टोरिकल, अर्न मीन्स कलश, और एनिमेटेड मीन्स शानदार, बस्ट मीन्स आदि मूर्ति। बैक टू वापस ला सकती है, इट्स मेंशन, मेंशन मीन्स भवन, बट यहाँ पर जो बॉडी। कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ यानी सांस को। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या बहुत ही, क्या हिस्टोरिकल यानी बहुत ही अच्छे अर्न अगर हो, या बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार इनकी आदि मूर्ति लगा दी जाए, तो क्या इनकी बॉडी में ये सांसें फिर से ला सकती हैं। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, ऑनर्स वॉइस यानी अगर उनके सम्मान में कुछ गाया जाए तो क्या ये प्रोवोक कर सकती है, जोश में ला सकती हैं द साइलेंट डस्ट, इनकी खामोश, इनकी साइलेंट बॉडी को। और फ्लैटरी या चापलूसी सूद खुश कर सकती है द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, इन डेड लोगों के ठंडे कानों को। तो यहाँ पर पोएट बोलता है
कि क्या अगर बहुत ही अच्छे अर्न लगा दिए जाएं या बहुत ही शानदार मूर्ति आदि मूर्ति बना दी जाए तो क्या इनकी बॉडी में फिर से वो सांसें ला सकती हैं, या अगर इनके सम्मान में कुछ गाया जाए तो क्या उनकी डस्ट को यानी उनकी बॉडी को फिर से वो प्रोवोक कर सकते हैं, जोश में ला सकते हैं, या किसी तरह की चापलूसी या इनकी तारीफ क्या इनके जो है ठंडे कानों को प्रसन्न या खुश कर सकती है। 11th stanza. Perhaps in this neglected spot is led some heart once pregnant with celestial fire. अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि perhaps शायद in this neglected नजरअंदाज किए हुए स्पॉट में जगह लेड में पड़े हुए हैं, some heart कुछ ऐसे लोग once pregnant जो एक बार भरे हुए थे with celestial मीन्स आकाशीय आसमानी फायर में जोश से। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि कुछ हो सकता है कि यहाँ पे इस नेग्लेक्टेड प्लेस पे इस कब्रिस्तान में जो लोग लेटे हुए हैं उनमें से कुछ ऐसे हों कि जिनके अंदर आसमानी फायर आसमानी जोश भरा हो, यानी वो बहुत ही साधु संत टाइप के लोग रहे हों। हैंड्स that the rod of empire might have swayed, और कुछ ऐसे लोग भी रहे हों जिनके हाथ रॉड ऑफ एम्पायर में साम्राज्य might have swayed यानी शासन करना। तो पोएट बोलता है कि यहाँ पर शायद कुछ ऐसे लोग भी रहे हों जिनके हाथ शासन करने के लिए बने हुए हों। और वेट टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और वेट टू एक्सटेसी मीन्स बहुत खुश कर देना, लायर मीन्स लायर एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो फिर पोएट बोलता है कि यहाँ पे शायद कुछ ऐसे लोग भी रहे हों जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूरे माहौल में खुशी पैदा कर देते रहे होंगे, यानी बहुत ही अच्छे वो संगीतकार रहे होंगे। 13th स्टैंजा देखते हैं। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि ये जो यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, नॉलेज ने भी उनके लिए अपने पेज को ओपन नहीं किया। रिच विद स्पॉइल्स ऑफ टाइम, जो अपने टाइम को बहुत वेस्ट कर दिया करते थे और उसमें मगन रहते थे, नॉलेज ने भी उनके लिए अपने पेज को ओपन नहीं किया, यानी उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। चिल पेनुरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। चिल में बहुत ज्यादा भयंकर, पेनरी में गरीबी, रिप्रेस में दबा दिया, देयर नोबल रेज उनके अच्छे गुस्सों को या जोश को। रेज में गुस्सा, यहाँ पर जोश है, और उनकी गरीबी ने भी उनके जोश को दबा दिया था। एंड फ्रोज और जमा दिया था द जीनियल करेंट ऑफ द सोल, और उनकी आत्मा में जो एक जीनियल जो एक मिलनसार जो है करंट थी, यानी उनकी जो मिलनसार आत्मा थी उसको जमा दिया था। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि नॉलेज ने भी वो उनके लिए, जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते थे उनके लिए अपने पेजों को ओपन नहीं किया, और उनकी बहुत भयंकर जो गरीबी थी उसने भी उनके जोश को दबा दिया था और उनके जो मिलनसार आत्मा को जमा दिया था। 4th स्टैंजा देखते हैं। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जैसे फुल मैनी अ जेम में जवाहर, प्योरेस्ट एंड रे सीरीन जो बहुत ही प्योर और बहुत ही सीरीन, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और जो कॉस्टली रहे होंगे। द डार्क अंधेरे में, अनफैदम ऐसी गहराई जिसको नापा नहीं जा सके, क्योज में गुफाओं में, ऑफ ओशन समंदर की। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि जैसे समंदर की बहुत ही गहरी गुफाओं में बहुत ही प्योर और ट्रांसपेरेंट बहुत ही कीमती जवाहर छुपे होते हैं। फुल मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूल, बर्न टू ब्लश अनसीन जो खिलते हैं मगर अनसीन रह जाते हैं लोगों की नजरों से। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस, और जो अपनी खुशबू को वेस्ट कर देते हैं ऑन द डिजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवाओं में। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि जैसे बहुत सारे जेम, जैसे समंदर की गहराई में बहुत सारे जेम होते हैं, बहुत सारे जवाहर होते हैं जिनको लोग नहीं जान पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूल जो खिलते हैं और अपने जो है और रेगिस्तान में अपनी खुशबू को वेस्ट कर देते हैं और लोगों की नजरों से ओझल रह जाते हैं, यानी ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जान पाते। इसी तरह से इस गांव में
इस कबर में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट था, मगर लोगों की नजरों से ओझल था। सम विलेज हैम्पटन दैट विद dauntless breast the little tyrant of his fields withstood। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि ये कब्रों में जो लोग लेटे हुए, जो लोग पड़े हुए हैं, उसमें से कोई हैम्पटन भी रहा होगा। हैम्पटन एक हिस्टोरिकल फिगर है जिसने चार्ल्स फर्स्ट की कुछ रॉन्ग पॉलिसीज का जो है पॉलिसीज को अपोज किया था। तो यहाँ पर पोएट वही बोलता है कि यहाँ पर जो लोग लेटे हैं उसमें से कुछ हैम्पटन जैसे भी रहे होंगे, जिन्होंने बहुत ही निडरता के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ वहाँ के जो छोटे मोटे टायरेंट रहे होंगे, निर्दयी लोग रहे होंगे, उनके खिलाफ खड़े हुए होंगे। सब म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन, और इनमें से कुछ मिल्टन जैसी क्वालिटी भी, मिल्टन हम जानते हैं जॉन मिल्टन एक पोएट था। म्यूट मीन्स खामोश, इनग्लोरियस मीन्स बेइज्जत। तो यहाँ पर मिल्टन को इसलिए ऐसा इनग्लोरियस कहा गया क्योंकि 44 की एज में ही मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे। अगर उनकी आंखें रही होती तो शायद वो और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे पोइट्री में। तो यहाँ पर पोएट वही बोलता था कि ये लोग जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे मिल्टन जैसी क्वालिटीज रखते रहे होंगे, यानी बहुत सारे पोएट रहे होंगे हियर में रेस्ट, और वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। एंड सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। और क्रॉमवेल भी एक हिस्टोरिकल फिगर है इंग्लैंड का, एक पॉलिटिशियन था जिसने कई जंगें लड़ी थी और बहुत सारे जो है मासूम का, गिल्टलेस का उसने खून बहाया था। तो पोएट यही यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो कब्रों में लेटे हुए हैं गांव के लोग, इनमें से कुछ हैम्पटन जैसे रहे होंगे और जिन्होंने बहुत बहादुरी से बिना डरे हुए वहाँ के कुछ निर्दयी लोगों का, टायरेंट में निर्दयी लोगों का जो है विदस्टूड, उनके खिलाफ खड़े रहे होंगे, उनका अपोज किए होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो मिल्टन की तरह, उनके अंदर पोएटिक टैलेंट रहा होगा मगर वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं सके। और बहुत सारे ऐसे क्रॉमवेल की तरह भी यहाँ पर लोग रहे होंगे जिन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों का खून बहाया होगा। 16 से स्टैंजा देखते हैं। द अप्लाज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड। सीनेट्स मीन्स पॉलिटिशियन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिनके अंदर पॉलिटिशियन की क्वालिटी रही होगी, और जब वो कमांड दे रहे होंगे तो लोग उनकी वाहवाही करते रहे होंगे। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज। और वो जब जो एक कोई निर्दयी शासक अगर जो वहां के लोगों को धमकी दे रहा होगा पेन की और रूइन करने की, तो उसके ये लोग क्या किए होंगे, अपोज किए होंगे, उससे नफरत किए होंगे। टू स्कैटर प्लेंटी और स्माइलिंग लैंड। और जब ये लोग उससे नफरत किए होंगे जो है बेरहम शासक से, तो इससे लोगों का भला हुआ होगा, जिससे लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई होगी। तो यहाँ पर कोर्ट वही बोलता है कि टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड। तो उन स्माइलिंग लोगों पर, यानी अपने वहाँ के जो कंट्रीमैन है, जो कंट्री के लोग हैं, उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी अपनी मेहरबानियां बिखेरी होंगी, स्कैटर में बिखेरना। एंड रेड देयर हिस्ट्री इन द नेशंस आइज। और उनकी हिस्ट्री को नेशंस की आइज में, यानी वहाँ के लोगों की आंखों में पढ़ा गया होगा, यानी वहाँ के लोग उनको हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इस स्टैंजा में पोएट बोलता है कि यहाँ पर जो मरे हुए लोग हैं, जो दफन हैं, उसमें से बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस रहे होंगे और जिनकी स्पीच पर उनको बहुत ही वाहवाही मिली होगी। और जो वहाँ के जो निर्दयी शासक के खिलाफ जो खड़े हुए होंगे, यानी उससे नफरत किए होंगे, और इससे जब लोगों का भला हुआ होगा तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आई होगी, और उन मुस्कुराते हुए चेहरे पर इन्होंने अपनी बहुत सारी मेहरबानियां बिखेरी होगी, और इनका नाम हिस्ट्री में हो गया होगा, जिसे वहाँ के लोगों ने पढ़ा होगा, यानी जिसे उस कंट्री के लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा। 17th स्टैंजा देखते हैं। Their Lord forbade, now circumscribed alone, their growing virtues, but their crimes confined। अब इस स्टैंजा में पोएट बोलता है कि देयर मीन्स उनके जो लोग यहाँ पे डेड हैं, मरे हुए हैं। लॉट मीन्स किस्मत, फॉरबेड मीन्स मना की हुई। ना अभी देयर लॉट फॉरबेड मीन्स उनकी सिचुएशन, यानी उनकी सिचुएशन ऐसी थी। Now circumscribed alone, circumscribed में घेरा डालना यानी कंट्रोल करना,
अलोन क्या देयर ग्रोइंग वर्चूज, उनकी बढ़ती हुई खूबियां। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि उनकी जैसी सिचुएशन थी, जैसे हालात थे, उन्होंने उनकी सिर्फ जो है बढ़ती हुई खूबियों को ही कंट्रोल नहीं किया, और क्या किया, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, और उनके क्राइम को भी कंट्रोल किया। फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लॉटर टू अ थ्रोन, और फॉरबेड मना किया, टू वेट थ्रो स्लॉटर मीन्स वध करना, कत्ल करना, टू अ थ्रोन एक थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए। और यहाँ पे जो लोग थे, इन्होंने थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और उन्होंने मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अपनी मर्सी के दरवाजे, गेट को बंद नहीं किया। 18th स्टैंजा देखते हैं। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, स्ट्रगलिंग में स्ट्रगल करते हुए, पैंग्स में तकलीफ, दर्द, द कॉन्शियस में सोचे समझे, ट्रूथ में सच्चाई, टू हाइड में छिपाना। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि वो अपनी सच्चाइयों को भी नहीं छुपाते थे, अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी तो उसको नहीं छुपाते थे। टू क्वेंच, क्वेंच में प्यास बुझाना, ब्लशेज में शर्म करना, ऑफ इंजीनियस शेम, यानी अगर उनसे कुछ जो है जानबूझकर कोई अगर छोटी मोटी कोई शर्मनाक बात हो जाती थी तो उसको भी वो शर्माते नहीं थे, उस पर भी बता देते थे। तो यहाँ पर वही बोलता है कि टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, यानी अपने छोटे मोटे शर्मनाक हरकतों को बताते हुए वो शर्माते नहीं थे, यानी इतने भोले भाले थे कि अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो उसको बता दिया करते थे। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और ना ही हीप में ढेर लगाना, श्राइन में मजार को, लग्जरी एंड प्राइड, लग्जरी और प्राइड वाले लोगों को, यानी जो है बहुत पैसे वाले जो बड़े लोग हैं उनके श्राइन पर, उनके मजार पर इन्होंने ये लोग ढेर भी नहीं लगाते थे। और किसका ढेर, विद इंसेंस, इंसेंस में खुशबू या अगरबत्ती, किंडल्ड में जलाना, एट द म्यूजिक फ्लेम, देवी देवताओं की आग में। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो देवी देवताओं के लिए आग जलाई जाती थी उसमें ये खुशबू जलाकर या अगरबत्ती जलाकर उन पैसे वाले लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों की श्राइन पर, मजार पर ढेर नहीं लगाते थे, यानी ये लोग पैसे वाले लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए जो है गाते नहीं थे, उनकी तारीफ नहीं करते थे। 19th स्टैंजा। Far from the madding crowds ignoble strife, far means दूर थे, from the madding crowds ignoble strife, ignoble means तुच्छ यानी बहुत ही घटिया, strife means मेहनत, स्ट्रगल, यानी ये लोग जो है पागल होती हुई भीड़ के घटिया जो है, घटिया स्ट्राइफ से, यानी घटिया जो है मेहनत से बहुत ही दूर थे। Their sober wishes never learn to stray, their sober wishes, जो उनकी sober में जो है ग्रेव यानी सीरियस, जो उनकी यहाँ पर इसका मतलब है कि छोटी मोटी, जो उनकी हल्की फुल्की छोटी मोटी विशेष थी, इच्छाएं थी, इसके लिए उन्होंने स्ट्रे में भटकना, इसके लिए उन्होंने भटकना नहीं सीखा। Along the cool sequestered life of a veil of life, along the cool में शांत ठंडी, sequestered में अलग थलग तन्हा, वेल में वादी ऑफ लाइफ, लाइफ की वादी में, यानी वो अपने जो है लाइफ की इस अलग थलग वादी में देख के तो हमेशा रखते थे द नॉइजलेस, आवाज रहित, टेनर मिस्तत ऑफ देयर वे, रास्ते के लिए। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि ये लोग जो यहाँ पर पड़े हुए अपने कब्रिस्तानों में, ये शहरों की पागल भीड़ के जो है घटिया स्ट्राइफ से, घटिया जद्दोजहद से, घटिया कोशिश से, स्ट्रगल से बहुत ही दूर रहते थे। यहाँ पे मैडिंग क्राउड इसलिए कहा है क्योंकि शहरों में लोगों में एक भागदौड़ से लगी रहती है, उनको जो है खाने कमाने की एक भागदौड़ से लगी होती है। इसी को यहाँ पर पोएट बोलता है कि ये इस तरह की भागदौड़ से या इग्नोबल में जो है, जो घटिया कामों से बहुत दूर थे। देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशों ने उन्हें भटकना नहीं सिखाया। एंड along द कूल sequestered ऑफ लाइफ, और वो अपने लाइफ की अलग थलग या अपने लाइफ की शांत वादी में कुछ जो है नॉइजलेस तत्व रखा करते थे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही, अपनी लाइफ को बहुत ही खामोशी के साथ ये लोग गुजार दिए।
स्टैंजा 20 देखते हैं। Yet even these bonds from insult to protect। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि मगर उनकी कुछ ख्वाहिशें थी, हालांकि ये लोग जो बहुत ही गरीब थे उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी, मगर थोड़ा बहुत उनकी भी ख्वाहिशें थी। वो ख्वाहिशें क्या थी? Yet even these bonds फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, उन्हें ये था कि उन्हें इंसल्ट से प्रोटेक्ट किया जाए उनकी बोन्स को, यानी अगर उनकी डेथ हो जाए तो उसको रौंदा ना जाए, उन्हें इंसल्ट से प्रोटेक्ट किया जाए। सम फ्राइल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाई, नाई मीन्स पास में, फ्राइल मीन्स कमजोर, यानी कुछ हल्के फुल्के मेमोरियल उनकी याद में वहां पर लगाए जाए उनकी कब्रिस्तानों पर। विद अनकाउथ राइम्स, अनकाउथ मीन्स जो है वहाँ की जो बोली कह सकते हैं हम, एक्चुअली ये इसका मतलब कि अनसिविलाइज्ड यहाँ पर बोली कह सकते हैं। वहाँ पर कुछ लाइनें लिखी गई हो, लिखी जानी चाहिए जो उनकी अपनी बोली में हो। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेड, और वहाँ पर कुछ ऐसे मूर्त बनी गई हो जो शेपलेस हो, क्योंकि वो लोग उनके अंदर बहुत ज्यादा आर्ट नहीं रहा होगा, तो इसलिए पोएट ने कहा कि शेपलेस स्कल्पचर, यानी कुछ शेपलेस मूर्त भी वहां पर डेक्ड में सजाई जाए। इम्प्लोर, जो रिक्वेस्ट करेंगी, द पासिंग, वहां से गुजरने वाले को, ट्रिब्यूट करने के लिए, आफसाई, एक आह की, यानी जो वहां से गुजरेगा वो कम से कम एक आह भरता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि इन लोगों की एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश ये थी कि उनकी डेड बॉडी को या उनकी हड्डियों को रौंदा ना जाए, उनको इंसल्ट ना किया जाए, और उनकी कब्रों के पास कुछ मेमोरियल लगा दिए जाएं। एंड और उस मेमोरियल पर कुछ अनकाउथ राइम्स भी लिखी जाए, यानी उनकी अपनी बोली में कुछ लाइनें, कुछ पोएट्री लिखी जाए, और वहां पर उनके एक ऐसे जो है शेपलेस मूर्त लगा दी जाए या सजा दी जाए जो वहां से गुजरने वालों को उससे रिक्वेस्ट करे, यानी जो अगर इसलिए लगा दी जाए कि अगर वहां से कोई गुजरे तो उनको श्रद्धांजलि देता हुआ जाए, कम से कम ट्रिब्यूट के तौर पर एक आह भरता हुआ जाए। 11th स्टैंजा देखते हैं। देयर नेम देयर ईयर्स, उनके जो कब्रों पर उनके पत्थर लगे हुए थे वहां पर उनका नाम लिखा हुआ था, और देयर ईयर्स लिखे हुए थे, यानी ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ लिखे हुए थे। और इसे किसने लिखा था? स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, इसे अनलेटर्ड यानी अनपढ़ म्यूज ने लिखा था, जिसने भी लिखा था वो अनपढ़ था। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, पोएट बोलता है कि जहां पर उनकी फेम और उनकी एलिजी लिखी जानी चाहिए थी, यानी उनका जो उन्होंने कितने काम किए अच्छे अच्छे वो लिखी जानी चाहिए थी, या एलिजी लिखी जानी चाहिए थी, वहां पर उनका नेम और ईयर था। एंड मेनी अ हॉली टेक्स्ट राउंड शी स्ट्रीव्स, और वहां पर बहुत सारे हॉली टेक्स्ट यानी कुछ बिब्लिकल लाइंस भी शी स्ट्रीव्स में बिखेर देना, यानी उसने कुछ बिब्लिकल लाइन भी लिखी हुई थी उस पर। दैट टीच, जो सिखाती थी, जो पढ़ाती थी, द रस्टिक, वो गांव के लोगों को, मोरलिस्ट टू डाई, कि वहां पे जो गांव के लोग थे उनको ये बताती थी, ये सिखाती थी कि जो है एक दिन सबको मरना है। तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहता है कि उनकी कब्रों पर जो पत्थर लगे हुए थे उस पर उनके नाम लिखे हुए थे, और उनके ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ लिखे हुए थे, और जिसको अनलिटर्ड म्यूज ने लिखा था, यानी अनपढ़ म्यूज ने लिखा था। और वहां पर उनकी फेम और एलिजी लिखी होनी चाहिए थी जहां पर इनके नाम लिखे हुए थे। और इसके अलावा वहां पर कुछ बिब्लिकल लाइंस भी वहां लिखी हुई थी, उसने लिखा था, और जिसका मकसद ये था कि वहां के लोग जब देखें तो समझें कि सबको एक दिन मरना है। स्टैंजा 22 देखते हैं। अब इस स्टैंजा में पोएट क्वेश्चन करता है, और क्या क्वेश्चन करता है? फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या डम फॉरगेटफुलनेस इन लोगों को अपना प्रे, अपना शिकार बना लेगी। फॉरगेटफुलनेस हम जानते हैं भूलना, डम मीन्स गूंगा, यानी यानी लोगों को जो चीज भूलती है वो क्या होती है? गूंगी होती है। जो फॉरगेटफुलनेस होती है वो गूंगी होती है। तो यहाँ पर पोएट वही बोलता है कि फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, अब क्या क्या चीजों को? दिस प्लीजिंग एंक्शस बीइंग एवर रिजाइंड, दिस प्लीजिंग एंक्शस बीइंग मीन्स ह्यूमन बीइंग। ये जो प्लीजिंग एंक्शस ह्यूमन बीइंग जो रिजाइन कर देते हैं, यानी जिनकी डेथ हो जाती है, क्या उनको जो है भूल दिया जाएगा?
लेफ्ट द वार्म प्रीसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे, लेफ्ट में छोड़ देते थे वार्म प्रीसिंक्ट्स में जो है उस इलाके को, उस एरिया को, ऑफ द चीयरफुल डे में हंसी खुशी के दिन। और यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या वो जो लोग अपने पीछे अपनी यादों को छोड़ दिया करते थे, नॉर कॉस्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, नॉर कॉस्ट ना ही डाला इन लोगों ने, वन लॉन्गिंग में जो है एक आरजू भरी तमन्ना भरी, लिंगरिंग में देर तक, लुक मिस निगाह, बिहाइंड पीछे, यानी जब ये लोग मरने लगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो यहाँ पर पोएट यही बोलता है कि क्या ये जो लोग प्लीजिंग एंक्सस इसलिए बोला कि कभी लाइफ में खुशी होती है और कभी लाइफ में बेचैनी और दुख भी होता है। तो ये जो लोग अपनी प्लीजिंग एंक्सस लाइफ को रिजाइन किए, छोड़कर चले गए, यानी इन लोगों की जब डेथ हो गई और ये लोग अपने पीछे जो है एक जो है खुशी के वाकयात, चीयरफुल डेज में खुशी की यादें, यानी बहुत ही अच्छी यादें इन लोगों ने अपने पीछे छोड़ दिया। और ये लोग जब मर रहे थे तो उस वक्त इन लोगों ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो क्या इन लोगों, ये सारे लोग डम फॉरगेटफुलनेस के शिकार हो जाएंगे? यानी पोएट क्वेश्चन करता है कि क्या इन सारे लोगों को भुला दिया जाएगा? स्टैंजा 23 देखते हैं। ऑफ सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि यानी जो जिन लोगों की डेथ होती है वो चाहते हैं कि कोई ना कोई करीबी उनके पास रहे। तो ऑफ सम फॉन्ड ब्रेस्ट यानी कोई करीबी, कोई चाहने वाला, द पार्टिंग सोल में जिन लोगों की डेथ होती है, जो लोग जुदा होते हैं, रिलाइज में जो है भरोसा करते हैं। तो यानी जो पार्टिंग सोल होती है वो चाहती है कि कोई उनका चाहने वाला उनके पास रहे जब उनकी डेथ हो। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, सम पायस मीन्स पवित्र, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, क्लोजिंग आईज मीन्स बंद होती हुई आंख, रिक्वायर्स मीन्स चाहती है। यानी जिन लोगों की डेथ होती है, जिन लोगों की आंखें बंद होती रहती है, वो चाहते हैं कि कोई उनके पास ऐसा उनका फ्रेंड हो जो बहुत ही पायस हो। इवन फ्रॉम द टोम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि यहाँ तक कि टोम से भी, जो कब्र है, वहां से भी नेचर की आवाज जो है चिल्लाती है, इस बात को कहती है। इवन इन आवर एशेज लिव देयर ऑन्टेड फायर मीन्स जोश। यहाँ तक कि जो ऐश हो जाती है, अगर लोगों को जला दिया जाता है, वहां पर भी इस जोश को पाया जाता है। यानी यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब यह है कि जो लोग जो पार्टिंग सोल्स है, जिन लोगों की डेथ होती है, वो चाहते हैं कि उनके मरते वक्त कोई उनका करीबी उनके पास हो, या फिर वो चाहते हैं कि कोई उनका जो बहुत ही पायस फ्रेंड या रिलेटिव उनके पास हो जब उनकी आंखें बंद हो रही होंगी। क्योंकि इसको जो है, जो टोम के जो नेचर ऑफ क्राई है, यानी उनके टोम से भी, उनकी कब्रों से भी ये आवाज आती है। और जिन लोगों को जला दिया जाता है, उनकी राख में भी इस तरह का जज्बा, इस तरह का जोश पाया जाता है कि उनका कोई करीबी उनके पास होना चाहिए जब उनकी डेथ हो रही हो। स्टैंजा 24 देखते हैं। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड। अब यहाँ पर पोएट अपने आप को एड्रेस करता है और बोलता है फॉर दी मीन्स तुम हु माइंडफुल, जो बहुत ही जो है सोचते हो, ख्याल करते हो, ऑफ द अनऑनर्ड डेड, यानी इन लोगों की जो है अनऑनर्ड डेथ के बारे में, यानी इनकी डेथ पर इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया, जो तुम इन लोगों के बारे में सोचते हो। डस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट। और तुम अपनी लाइनों में, इन दीज लाइन, अपनी लाइनों में, देयर आर्टलेस टेल, उनकी जो आर्टलेस टेल, उनकी जो छोटी मोटी बातें हुआ करती थी, तो अपनी लाइनों में रिलेट करते हो, यानी मेंशन करते हो। इफ चांस, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा चांस हुआ, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, कंटेम्पलेशन मीन्स सोच, लोनली मीन्स अकेला, अगर ऐसा हुआ कि कोई ये सोच कर सम किंड्रेड स्पिरिट, सम किंड्रेड मीन्स रिलेटिव हो सकता है या कोई अजनबी आदमी हो सकता है, स्पिरिट मीन्स आदमी, शैल इंक्वायर दाई फेट, अगर वो इंक्वायर करेगा, दाई मीन्स तुम्हारी, फेट मीन्स किस्मत को, यानी अगर तुम्हारे बारे में इंक्वायर करेगा। तो यहाँ पर पोएट अपने आप को एड्रेस करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी और अगर कोई अजनबी आदमी या कोई तुम्हारा अगर रिलेटिव अगर तुम्हारे बारे में इंक्वायर करेगा, तब क्या होगा। तो यानी
कि फादी तुम जो इतने इनकी अनऑनर्ड डेथ के बारे में इतना सोचते हो और अपनी लाइनों में यानी अपनी पोएम्स में इनकी स्टोरीज को या इनके बारे में जो है लिखते हो, तो अगर कहीं ऐसा हुआ जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी और अगर कोई आदमी, कोई किंड्रेड स्पिरिट, कोई तुम्हारा रिलेटिव या कोई अजनबी आदमी अगर तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करेगा तब क्या होगा। तो अब यहाँ पर 25th स्टैंजा में पोएट बोलता है कि हैप्पीली, शायद अगर जो कोई इंक्वायरी करेगा तो शायद उससे कौन मिलेगा, हैप्पीली शायद सम होरी हेडेड, होरी मीन्स वाइट यानी कोई सफेद बाल वाला, स्वेन मीन्स फार्मर में से कह सकता है। यानी जब कोई इंक्वायरी करने आएगा उसके बारे में, पोएट के बारे में, उसकी डेथ के बाद, तो शायद कोई फार्मर जो सफेद बालों वाला होगा वो उस इंक्वायरी करने वाले से कहेगा, और क्या कहेगा, ऑफ्ट अक्सर हैव वी सीन हिम, हमने उसको देखा था, यानी पोएट को हमने देखा था, एट द पीप ऑफ डॉन, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में, ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे, हेस्टी मीन्स तेजी से, यानी हमने उसको तेजी से यानी तेजी बहुत तेज कदमों से चलते हुए देखा था, टू मीट जो जा रहा था मिलने के लिए, द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, वहां अपलैंड लॉन पर यानी जो वहां पर लॉन है वहां पर सूर्योदय से मिलने के लिए जा रहा था। तो इस स्टैंजा में पोएट बोलता है कि अगर कोई अजनबी आकर या कोई इसका रिश्तेदार आकर अगर पोएट की डेथ के बाद उसके बारे में इंक्वायरी करेगा तो कोई वाइट बालों वाला फार्मर उससे कहेगा, उस इंक्वायरी करने वालों से, कि हम लोगों ने अक्सर अर्ली मॉर्निंग में पोएट को बहुत तेज तेज कदमों से सूर्योदय से पहले यानी वहां लॉन पर सूर्योदय देखने के लिए जाते हुए देखा था। 25th स्टैंजा में फिर यहाँ पर इंक्वायरी करने वाले से जो है वो वाइट बालों वाला किसान कहेगा, There at the foot of yonder nodding beach, yonder इशारा करते हुए कहता है कि वहां सामने नॉर्डिंग बीच पर, यानी जो बीच है वहां पर क्या है, दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, रीड्स में जो मुड़ी हुई है, ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स यानी वो जो पेड़ वहां पर है उसकी जो जड़ें मुड़ी हुई हैं, हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड कुड ही स्ट्रेच, वो वहां पर अपने यानी जो है थके हुए, लेंथ में यहाँ पर बॉडी कह सकते हैं, एट नून टाइड दोपहर में, कुड ही स्ट्रेच अपने जो स्ट्रेच करता था यानी एक्सरसाइज करता था, एंड पोर और जो है बहुत गौर से देखता था या सोचता था, अपॉन द ब्रुक उस वहां पर जो पानी की लहरें हैं, दैट बेबल्स बाई में जो आवाज करती थी, यानी जो पानी की लहरें थी, जो नदी जो वहां पर आवाज करती थी उसको बहुत ही गौर से देखा करता था, सुना करता था। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि वो वाइट बालों वाला किसान इंक्वायरी करने वाले से कहेगा कि वहां पर जो बीच है वहां पर हमने उसको जो है बीच में वहां पर जो एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, उसकी रूट के पास यानी उसके नीचे हमने उसको देखा था, और वो वहां पर जो है अपने लिस्टलेस में बेजान कह सकते हैं, थकी हुई बॉडी यानी थका हुआ दोपहर के वक्त अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था, और जो पानी की लहरें थी यानी जो नदी जब बहती हुई आवाज कर रही थी उस पर बहुत ही गौर से सुन रहा था, या वहां पर उसको बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर 27th स्टैंजा में फिर वही यहाँ पर सफेद बालों वाला किसान उस इंक्वायरी करने वाले से बोलता है, हार्ड बाई जॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, हार्ड बाई वहां पास में, जोन वहां पर सामने उड में जो पेड़ है, यानी वहां पर इशारा करते हुए कहता है कि वहां पास में जो पेड़ है उसके वहां पर जो पेड़ है उसके पास, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, वो कभी कभी मुस्कुराता हुआ दिखता था, ऐसा लगता था जैसे स्कॉन किसी से नफरत कर रहा हो, यानी कभी कभी वो एक हिकारत भरी मुस्कुराहट के साथ वहां पर दिखता था, मटरिंग कभी कभी बड़बड़ाता था, हिज वे वार्ड फैंसीज अपने ही मन में, अपने ही मस्ती में, ही उड रो में घूमना, और कभी कभी वहां पर घूमते हुए टहलते हुए वो अपने मन ही मन बड़बड़ाता रहता था,
ना ड्रूपिंग, और कभी कभी बहुत ही टेंशन में, बहुत ही सोचों में डूबा हुआ दिखता था। ओफुल वैन, वैन मीन्स जंगल, ओफुल मीन्स दुख से भरा हुआ, कभी कभी वो बहुत ही दुख से भरा हुआ दिखता था। कैसा दिखता था? लाइक वन फॉरलॉर्न, ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ही बेसहारा और लाचार हो। फॉरलॉर्न मीन्स लाचार या बेसहारा। ऐसा लगता था कि जैसे वो लाचार और बेसहारा हो। और क्रेस्ड विथ केयर, क्रेस्ड में सनकी, और ऐसा लगता था कि जैसे उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था, जैसे वो सनकी था। और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, या ऐसा लगता था कि जैसे उसको प्रेम में निराशा मिली हो। तो इस स्टैंडा में जो वाइट कलर वाला, जो यानी वाइट बालों वाला किसान है, वो इंक्वायरी करने वालों से पोएट के बारे में बताता है कि जब वो क्या बताता है कि वहां पर अक्सर वो जो पेड़ के पास वो उसको देखा करता था, जो कभी कभी हिकारत भरी मुस्कुराहट के साथ दिखाई देता था, और कभी कभी वहां पर घूमते हुए अपने मन ही मन में वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था, यानी पोएट बड़बड़ाता रहता था। और कभी कभी बहुत ही टेंशन में दिखता था, कभी बहुत ही दुखी दिखता था, और ऐसा लगता था कि जैसे वो बेसहारा और लाचार है, और ऐसा लगता था कि जैसे उसकी कोई केयर करने वाला नहीं है, और या कभी ऐसा लगता था कि जैसे उसको प्रेम में निराशा मिली हो। फिर 28 स्टैंडा में जो वाइट बालों वाला किसान बोलता है कि वन मॉर्न, एक दिन ऐसा हुआ, एक वन मॉर्न, एक सुबह, आई मिस्ड हिम, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसको नहीं पाया। ऑन द कस्टम्ड हिल, कहाँ पर? कस्टम्ड हिल पर, जहाँ जिस हिल पर, कस्टम्ड में आदत, जिस हिल पर जाने की उसकी डेली मॉर्निंग में आदत थी, तो एक बार एक सुबह मैंने उसको वहां पर नहीं देखा। अलॉन्ग द हीथ, वहां मैदान में भी नहीं दिखा। नियर हिज फेवरेट ट्री, और जिस पेड़ के पास रहता था उसके फेवरेट पेड़ के पास भी वो नहीं दिखा। फिर एनदर केम, फिर दूसरा दिन भी आ गया, अगला दिन भी आया। नॉट एट बिसाइड द रिल, वो ये छोटे और जो पानी की धाराएं थी या नदी थी, यानी नदी के पास भी वो नहीं दिखा अगले दिन भी। नॉट अप द लॉन, लॉन पर भी नहीं दिखा। नॉट एट द वुड वाज ही, और ना ही वो वुड के पास था। तो इस स्टैंडा में पोएट बोलता है कि फिर सफेद बालों वाला किसान उस इंक्वायरी करने वाले से कहेगा कि उसको तो हम लोग डेली देखा करते थे, मगर एक दिन ऐसा हुआ, एक सुबह ऐसा हुआ कि हमने उसको वहां कस्टम हिल पर नहीं देखा, और ना ही उसे हमने वहां मैदान में देखा, और ना ही उसके जो है फेवरेट पेड़ के पास उसको हमने देखा उस दिन। फिर अगला दिन भी आ गया, अगले दिन भी हमने उसको वहां हिल के पास, यानी रिल में जो है छोटी नदी होती है, वहां हमने उसे नदी के पास भी नहीं देखा, और ना ही उसे हमने लॉन के पास देखा, और ना ही हमने उसे उस पेड़ के पास, जंगल के पास देखा। फिर 29th स्टैंडा में पोएट बोलता है कि फिर जब तीसरा दिन आया, फिर अगला दिन आया, तब हमने क्या देखा? द नेक्स्ट, यानी अगले दिन, विद डर्ज, शोक गीत गाए जा रहे थे। ड्यू इन सैड अरे, अरे में सजाना, यानी जब डेड बॉडी को लाते हैं दफन करने के लिए, तो उस पर कुछ फूल वगैरह रख देते हैं। तो वही पोएट बोलता है कि फिर अगले दिन हमने देखा कि शोक गीत गाए जा रहे थे, स्लो, धीरे धीरे, थ्रू द चर्च वे पाथ, चर्च की तरफ, वी सा हिम बॉर्न, वो लाया जा रहा था। तो फिर यहाँ पर पोएट बोलता है, या वाइट बालों वाला फार्मर बोलता है इंक्वायरी करने वालों से, तो पहले दूसरे दिन तो हमने नहीं देखा, फिर तीसरे दिन हमने देखा कि शोक गीत गाए जा रहे थे, और उसको जो है चर्च की तरफ, यानी उसकी बॉडी को चर्च की तरफ लाया जा रहा था। और फिर वो यहाँ पर इशारा करते हुए बोलता है, जहाँ पर उसकी कब्रिस्तान होती है पोएट की, उस तरफ इशारा करते हुए उस इंक्वायरी करने वाले से बोलता है, अप्रोच एंड रीड, यानी वहां पर जाओ और पढ़ो। फॉर दाउ कास्ट, कास्ट मीन्स कैन, रीड, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो। ही ले, वहां पर लेटा हुआ है। ग्रेव्ड ऑन स्टोन बीनीथ जोन एस्ट थॉर्न, जोन मिस वहां, एस्ट मिस पुराना, थॉर्न मिस कांटेदार, यानी वहां पर पुराने कांटेदार पेड़ के नीचे उसकी कब्र पर जो स्टोन है, वहां पर जाओ और पढ़ो। तो इस स्टैंजा में पोएट वही बोलता है कि फिर अगले दिन हमने देखा कि उसकी जो है शोक गीत गाए जा रहे थे, और उस चर्च की तरफ लाया जा रहा था। और फिर उस इंक्वायरी करने वाले से इशारा करके बोलता है कि वहां पर जो पुराना कांटेदार पेड़ है, और उसके नीचे जो कब्र है, उस पर जो स्टोन लगा हुआ है, यानी जो एपिटाफ है, वहां पर तुम जाओ और पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो।
तो अब ये स्टैंजा 30 है। अब ये जो लास्ट के 3 स्टैंजा है ये एपिटाफ है, यानी एपिटाफ जो कब्र पर लिखा हुआ होता है, जो कब्र पर जो पत्थर होता है उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको एपिटाफ बोलते हैं, जिसको हम जो है समाधि लेख भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब अब वो इंक्वायरी करने वाले को जब सफेद बालों वाला किसान यहाँ पर एपिटाफ पढ़ने के लिए बोलता है, तब वो इंक्वायरी करने वाला आकर एपिटाफ को पढ़ता है। अब एपिटाफ पर यानी उस पत्थर पर क्या लिखा हुआ है उसको इंक्वायरी करने वाला पढ़ता है, और उस पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Here rests his head upon the lap of earth। अब यहाँ पर अर्थ की गोद में यानी जमीन की गोद में उसका हेड यानी वो पोएट जो है यहाँ पर लेटा हुआ है। A youth to fortune and to fame unknown। वो एक ऐसा आदमी था जो फॉर्चून और फेम दोनों से अननोन था, यानी ना ही उसको बहुत ही वेल्थ की धन दौलत की जरूरत थी, ना ही उसको जो है बहुत ही शोहरत की जरूरत थी, यानी इन दोनों चीजों से वो अननोन था। फॉर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ में उसकी गरीबी पर, और साइंस ने भी उसकी गरीबी की वजह से जो है उस पर गुस्सा नहीं किया, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि वो गरीब होने की वजह से साइंस के बारे में भी नहीं कुछ जानता था, वो भी नहीं पढ़ सकता था। एंड मिलेंकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और मिलेंकली ने यानी जो दुख ने उसको अपना बना लिया था। तो यहाँ पर एपिटाफ पर लिखा होगा कि यहाँ जमीन की गोद पर अर्थ की गोद में वो पोएट लेटा हुआ है। वो फॉर्चून और फेम दोनों से अननोन था, यानी ना ही उसको बहुत ही फॉर्चून की तलब थी और ना ही उसको शोहरत की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, और वो हम्बल बर्थ होने की वजह से यानी गरीब घर में पैदा होने की वजह से वो साइंस से भी अनअवेयर था, और जिसको मिलेंकली ने यानी दुख ने जिसको अपना बना लिया था, यानी जिसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख था। फिर स्टैंजा 31 देखते हैं, और ये भी उसी पत्थर पे लिखा हुआ है। लार्ज वाज हिज बाउंटी, यानी वो बहुत ही जेनरस था। बाउंटी में जेनरसिटी यानी उसकी जेनरसिटी बहुत ज्यादा थी। एंड हिज सोल सिंसियर, और वो बहुत ही सिंसियर था। हेवन डिड अ रिकम्पेंस, हेवन मीन्स गॉड, रिकम्पेंस मीन्स बदला, एज लार्जली सेंड, यानी उसकी जेनरसिटी और उसकी सिंसियरनेस की वजह से हेवन ने गॉड ने भी उसको एक बदला दिया था, और उसके बदले में गॉड ने भी उसको कुछ दिया था। He gave to misery all he had, और गॉड ने उसको ऐसी चीज दिया था कि जिसने उसके सारी मिजरी को, उसके सारे दुखों को अटीयर उसको खत्म कर दिया था, कम कर दिया था। और गॉड ने उसको क्या दिया था? He gained from heaven, यानी गॉड से उसको मिला था, क्या मिला था? इट वॉज ऑल ही विश्ड, ये वो चीज थी जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, जिसकी पोएट ने ख्वाहिश की थी। और वो क्या ख्वाहिश थी? अ फ्रेंड, यानी उसको कोई एक फ्रेंड मिल जाए। तो उसकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, तो गॉड ने उसको ये दिया था। यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि उसकी जेनरसिटी और उसकी सिंसियरनेस की वजह से गॉड ने उसको एक बहुत ही अच्छी चीज दी थी। उसके बदले में जो चीज दी थी वो एक फ्रेंड था जो उसके दुखों को कम कर दिया करता था, जो उसके दुखों को खत्म कर दिया करता था। और लास्ट स्टैंजा देखते हैं इस पोएम का। नो फादर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, अब मेरिट्स में उसकी जो खूबियां हैं, डिस्क्लोज में ओपन करना। अब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इसकी जो भी खूबियां हैं उसको ओपन ना किया जाए, उसके बारे में बात ना की जाए। और ड्रा हिज फ्राइल्टीज, या उसमें जो भी कमियां हैं, फ्राइल्टीज में कमियां जो उसकी बुराइयां हैं। ड्रेड एबोर्ड में और रहने की जगह यानी कब्र, यानी अब उसकी बुराइयों को भी कब्र से ना खोदा जाए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ना ही उसकी अच्छाइयों को बयान किया जाए और ना ही उसकी बुराइयों को ही अब जो है निकाला जाए। There they alike in trembling hope repose, there वहां पर दे इसमें उसकी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ alike एक तरह से in trembling
ट्रेम्बलिंग कांपती हुई इसलिए है कि जो बुराइयां है पोएट चाहता है कि गॉड उसकी बुराइयों को माफ कर दे और जो अच्छाइयां है उसके लिए उसको अच्छा बदला दे, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेम्बलिंग बताया है। होप रिपोज मीन्स रेस्ट करना, आराम करना। द बॉजम ऑफ हिज फादर, अपने फादर के बॉजम में, दिल में, एंड हिज गॉड, और गॉड के पास। तो यहाँ पर इन दो लाइनों में पोएट कहना चाहता है, या इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहता है कि ना ही उसकी खूबियों को और ना ही उसकी बुराइयों को लोगों से बताया जाए, और क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ गॉड के पास लेटा हुआ है, और वो सोचता है कि उसकी बुराइयों को गॉड माफ कर दे और उसकी अच्छाइयों को बदले, उसको एक अच्छा बदला दे।